बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम टंडोवाला यार के सैलाब से मुतासरा इलाके यूनियन कौंसल नंबर 3 से आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, अभी 2010 के सैलाब के ज़ख़म ताज़ा थे। लोग अपने बिखरे हुए घरों को समेटने की कोशिश कर रहे थे कि एक नई आफत, एक नई मुसीबत ने उन्हें आन घेरा। पिछले दिनों सिंध भर में मानसून की जो बारिशें हुई उसने एक बड़े सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। ये सैलाब गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब से कितना मुख्तलिफ है, इसकी तबाही कितनी है, रिलीफ़ का काम किस तरह हो रहा है, इस हवाले से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं और उनकी क्या प्लानिंग है। आज हम इसका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहम्मद सलीम मंसूरी। आप सिंध में इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं आसिम यासीन, जो टंडोवाला यार में हेल्पिंग हैंड के सोशल ऑर्गेनाइज़र हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सलीम मंसूरी साहब से और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस सैलाब को किस तरह देखा है, क्या उनके तासुरात हैं, क्या मुशाहदात हैं और रिलीफ़ का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। साईं, ये बताइएगा कि आप एक हफ़्ते से यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसको आप किस तरह देखते हैं, इसके जो नुकसानात हैं उसका थोड़ा सा जायज़ा पेश करें। हाँ एजाज़, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो 2010 का सैलाब था उसमें ये हुआ कि पानी पहाड़ियों से उतरा और अपने सामने जो चीज़ आई उसको मलीमेट करता हुआ समंदर की नज़र हो गया। इस दफ़ा जो एक ख़तरनाक सूरत हाल वो ये है कि ये जो एरिया, जो बेल्ट सिंध की है, ये समंदर के साथ लगती है। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बल्कि जो महकमा मौसमियात वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जो ये बता सके कि पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान बनने से पहले इतनी ज़्यादा बारिशें इस इलाके के अंदर हुई हों। इसका मतलब कि ये बारिशें होने के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी शिद्दत थी और वर्स्ट सिचुएशन पैदा हुई है। ये एरिया जो है, आपके इल्म के लिए मैं गुजारिश करता चलूँ, ये डेप्थ के अंदर है, समंदर की बेल्ट है और यहाँ सेम बहुत ज़्यादा है। तो जो इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, इसमें जो ख़तरनाक बात आगे होने जा रही है, पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। तो ये पानी यहाँ ठहरेगा सेम की वजह से। उसकी वजह से जो एक तो नुकसान हो चुका, इस वजह जो फसलें तैयार थीं, केला था, फुट्टी थी, चावल थे और जो सब्ज़ियाँ इसके अलावा, वो तो तबाह हो गई। लेकिन ख़दशा ये नज़र आ रहा है कि जो अगली फसल है, शायद इस इलाके के अंदर 80% मैं कहूँगा कि वो लोग शायद अगली फसल भी काश्त ना कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़ाहिर लोगों का ज़रिए रोज़गार ये ज़राअत थी और सेकेंडली जो लोग जिनकी एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ कम था या ज़मीनें नहीं थी, उनके माल मवेशी मर रहे हैं। उनके लिए कोई अभी तक कोई इलाज के लिए कोई गवर्नमेंट ने, कोई इदारों ने, एजेंसियों ने कोई हेल्प नहीं की है। तो ये ख़तरनाक बात है कि लोग एक साल किस तरह गुजारा करेंगे, गंदम कहाँ से आएगी, अनाज कहाँ से आएगा। जो फुट्टी से, केले से और चावल से कोई ज़रिया रोज़गार में चलना था, वो उस पर ख़ासी ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस तरह तो लोग परेशान हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, अनाज की किल्लत हो जाएगी, तो लोगों का ज़िंदा रहना और अपना पेट भरना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये ख़ासी खौफनाक सूरत हाल इस पर जिसको देखने की ज़रूरत है। तमाम लोग जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इदारे हैं, NGOs हैं, वेल विशर हैं, डोनर्स हैं, उनको इस पे गौर करना चाहिए कि ये एक पूरा जो साल आने वाला है, इस पे लोग कैसे गुजारा करेंगे, कैसे अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाएंगे। ये बहरहाल एक सोचने वाली बात है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये जो फिर बीमारियों के हवाले से है कि जहाँ माल मवेशी मर रहे हैं, लोग भी बहुत मुतासर हैं, मलेरिया है, गैस्ट्रो बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मेडिकल के हवाले से मैं समझता हूँ जो रफ्तार है इस वक्त इदारों की, गवर्नमेंट की, अथॉरिटीज़ की, वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। इस पे भी एक कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, लोग बीमार होकर। सही, नुकसानात का तो अभी आपने बता दिया। तो हेल्पिंग हैंड ने किस तरह, किन किन ज़िलों को अडॉप्ट किया, क्या सोच कर अडॉप्ट किया और वहाँ पे क्या क्या जो किस तरह का रिलीफ ऑपरेशन जारी है? हाँ, देखें, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सैलाब जब ये बारिशें तैयारी कर रही थी, मानसून के नतीजे में जो तबाही हमें नज़र आ रही थी, हेल्पिंग हैंड ने फौरी फ़ैसला किया। जिस तरह लास्ट टाइम 2010 के अंदर हमने 11 अज़ला सेलेक्ट किए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, 11 अज़ला के अंदर हर ज़िले में एक यूनियन काउंसिल, तो वहाँ हमने मुख्तलिफ काम किए। तो इस दफ़ा भी हेल्पिंग हैंड ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है अपनी
लिमिटेशंस के बावजूद कि जो 5 अजला यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं सिंध के इस रीजन के अंदर, उनको अडाप्ट किया है और डे 1 से जो फौरी रिलीफ के काम होते हैं हेल्पिंग हैंड ने उस पर स्टेप उठाते हुए जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तबाही की सूरत में जो फौरी करने काम होते हैं उसमें लोगों को खाना फराहम किया है, लोगों की सेहत का ख्याल करते हुए मेडिकल की फैसिलिटी दी है और नॉन फूड आइटम्स जिसके अंदर टेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल हैं वो फराहम किए हैं ताकि फौरी रिलीफ लोगों को मिल सके और लोग जो है ना ज़िंदा रहने की जो कम से कम उनकी इस्तात है वो बाकी रहे। और यूँ ही फिर आगे ये सिलसिला थमता है तो इंशाल्लाह हेल्पिंग हैंड के आगे भी प्लान है वो हेल्पिंग हैंड उसको जारी रखेगी। सैयद यासीन, मैं आपसे थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह के हालात हैं और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का और मेडिकल एड का जो सिस्टम यहाँ पे जारी है तो वो किस हद तक आप किस तरह उसको ऑपरेट कर रहे हैं? असल में इस तरह से कि हमने पूरे इलाके का एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने देखा कि मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और क्योंकि पूरी सबसे ज़्यादा मुतासर यूसी यही है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड और पसमानदा जिसे कह लें गरीब यूसी है, तो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि मुतासरीन तक पहुँचें। कुछ इलाकों में हमने लिस्टें बनाई हैं और कुछ इलाकों के अंदर हमने शॉपिंग बैग्स के अंदर खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। मेडिकल के अंदर ये है कि लोगों के, क्योंकि जिस तरह सलीम भाई ने भी बताया कि गैस्ट्रो और मलेरिया का है, वो इंशाल्लाह काम चल रहा है। इसके हवाले से हमारी मोबाइल गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जारी है और वहाँ जो है वो लोगों को फैसिलेट मतलब इस हवाले से कर रहे हैं। सही, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये तो फौरी आपने एमरजेंसी के फ़ेज़ में खुराक भी फ्राहम की, मेडिसन भी फ्राहम की, पानी भी फ्राहम किया, टेंट भी फ्राहम किए, लेकिन अभी ज़रूरत तो मुतासरीन की बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले फ़ेज़ में क्या प्लानिंग है? किस तरह आप इनको रिहेबिलिटेट करेंगे? किस तरह इनके घर आबाद हो सकेंगे? थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, अब तक मैंने अर्ज़ किया जो 5 अजला हेल्पिंग हैंड ने सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर मोर दैन 90,000 पर 90,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्पिंग हैंड ने फ़ायदा पहुंचाया है। फूड के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, पानी के हवाले से, टेंट्स और नॉन फूड आइटम्स उस हवाले से। तो ये अब तक जो इस आज के दिन तक की जो फिगर है वो मोर दैन 90,000 है। तो आगे भी जो फ्यूचर प्लान है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पहले लास्ट टाइम जो 2010 के अंदर सैलाब आया था उसमें 11 अजला पूरे पाकिस्तान में सेलेक्ट किए थे और इस वक्त हेल्पिंग हैंड ने सिंध के मुतासिरीन के लिए उनकी हमदर्दी के अंदर बहुत आगे बढ़ते हुए 5 अजला को सिलेक्ट किया है और ये समझते हुए कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, फ़र्ज़ बनता है कि अपने सिंधी भाइयों के साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हुए इन दी लॉन्ग रन इन्हीं अजला के अंदर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम 2010 के अंदर किया, हम छोटे कर्ज़े भी देंगे बग़ैर इंटरेस्ट के ताकि लोग अपना छोटा मोटा कारोबार चला के अपने पाँव पे खड़े हो सकें। हम यहाँ यतीम बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे। तालीमी मैदान के अंदर भी हम बहुत सारा काम करने का इरादा रखते हैं और जो घर गिरे हैं उस हवाले से स्पेशली जिस तरह हमने पहले 2 कमरों का एक घर किचन बाथ वरांडे के साथ बनाए थे, उसके अंदर हम सिलेक्शन करेंगे जो हमने यूनियन काउंसिल सेलेक्ट की हैं और उसके अंदर इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लान है कि हम घर बना के दें। और हेल्थ के हवाले से भी अभी हमने फ़ौरी तौर पे काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसको भी हम मुस्तकिल बुनियादों के अंदर जिस तरह मैं पहले किया था उसको भी करने का इरादा रखते हैं। और इसके अलावा जो भी ज़रूरियात यहाँ के लोगों की होंगी और उसको हेल्पिंग हैंड पूरी कोशिश करेगी कि अपने वेल विशर के ताउन के साथ, डोनर्स के ताउन के साथ और यहाँ लोकल कम्युनिटी की है कि ताउन और उनकी मदद के साथ इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि ये लोग अपने पाँव पे खड़े होके और ज़िंदगी की जो रहल पहल है, चहल पहल है और ज़िंदगी की जो रवानी है उसके अंदर वापस आ सकें, इनके कारोबार बहाल हों, इनके जो एग्रीकल्चर मुतासर हुआ है, इनका जो लाइव स्टॉक तबाह हुआ है, इनके जो घर डैमेज हुए हैं उस पे दोबारा वहाँ रौनकें बहाल हो जाएं, ये लोग खुश व खरम जिस तरह सैलाब से पहले थे उसी अंदाज़ के अंदर वापस आ जाएं। तो यही मंशा और मर्ज़ी हेल्पिंग हैंड की और हेल्पिंग हैंड ने स्टेप उठा लिया है और इंशाल्लाह हम इन लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही अभी जैसे सलीम मंसूरी साहब बता रहे थे कि आने वाले फ़ेज़ में घरों की तामीर का अमल भी होगा और लोगों को कर्ज़ भी दिए जाएंगे, तो उस हवाले से कोई सर्वे आपने शुरू किया यहाँ पे, किस तरह आप इनको मैनेज करेंगे सारे अमल को? उसके लिए कि क्योंकि हमारे यहाँ ये जो यूसी है थोड़ी सी वो एग्रीकल्चर के हवाले से और इसके ऊपर ये कि क्योंकि कपास एक ऐसी फसल होती है कि जिसके ऊपर ज़मींदार और हारी पूरे साल अपना उस पर आसरा भरोसा किया हुआ होता है कि इसके ज़रिए मार्केट से वो कर्ज़ भी लेता है और कर्ज़ की बिना पर वो सारे काम कर रहा होता है।
लेकिन इस दफ़ा इस आफत के अंदर ये जो फसल है ये तबाह हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के चेहरे मुरझाए हुए आने वाले वक्त से परेशान हैं। तो हमने हर इलाके के अंदर इसी तरीके से कुछ लिस्टें बनाना हम शुरू कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब कुछ इलाकों में तकरीबन हमारा जो है वो बन चुका है। तो हम पहले मरहले पर तो ये होगा कि जी लोगों को जो है वो उनके जिस तरह से मकानात गिर गए, जैसे सलीम भाई ने कहा, तो इंशाल्लाह उन मकानात को तामीर करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये कि मकानात से साथ साथ इनको जो है वो खुश्क अजनास की शक्ल के अंदर खुश्क राशन जो है वो हम इंशाल्लाह इनके घरों में पहुंचाएंगे। फिर ये क्योंकि फसलें इन लोगों की तबाह हो चुकी हैं, परेशान हाल हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरी मतलब ये है कि इनसे थोड़े मतलब वो माइक्रो फाइनेंस जिस तरह से भी है वो अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट अपनी इस्तात के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। ये अमल एक हद तक मुतासरीन की मदद कर रहा है क्योंकि सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मज़ीद लोगों को बहुत सी चीज़ों की भी ज़रूरत है, उनको खुराक की भी ज़रूरत है, उनको शेल्टर की भी ज़रूरत है, उनको मुश्किल बुनियादों पे घरों की भी ज़रूरत है और उनको बिलखसूस कर्ज़ों की ज़रूरत है क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उनका माल मवेशी तबाह हो चुका है। उसके लिए जो इंसानियत की फ़लाह के लिए आगे आना चाहते हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, तो आगे बढ़िए और सैलाब से मुतासरा दुखी इंसानियत है उसकी मदद के लिए आगे आइए ताकि ये लोग दोबारा अपने घरों में आबाद हो सकें और अपने कारोबार पे दोबारा जा सकें और इनका रोज़गार है वो दोबारा बहाल हो सके।